हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी और के सी के बारे में हमने स्टडी किया था। अभी हम स्टार्टिंग पे सबसे पहले ये देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके फीचर्स और उसकी सिग्निफिकेंस दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। जो सिग्निफिकेंस है मेनली वो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो आपको क्लियर कट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता देता है कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या रहा, मीन्स कितनी रिएक्शन हो गई। जैसे मैं एक सिंपल सी रिएक्शन आपके सामने पुट कर देता हूँ, R कन्वर्टेड इनटू P एंड P गेटिंग कन्वर्टेड इनटू R, इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। अगर मैं इस रिएक्शन का K एक्सप्रेस करता हूँ तो ये सिंपली P/R होगा। मीन्स K की वैल्यू जितनी लार्जर होगी, वेदर इट इज़ KP और KC, तो मैंने K लिख दिया खाली, तो K की वैल्यू जितनी लार्जर होगी मीन्स प्रोडक्ट की अमाउंट उतनी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की अमाउंट उतनी कम होगी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा गई होगी, यानी कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा बनी होगी। अगर यहीं K की वैल्यू बहुत थोड़ी आ जाती है तो मतलब P बहुत ही कम बना है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हुआ है, मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि ये आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। दूसरा पॉइंट देखें आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं कि दिस चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही किसी रिएक्शन में आप टेम्परेचर को बदलेंगे तो ये K बदलेगा। अगर आप टेम्परेचर को नहीं बदलते तो K हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बदलने से रिएक्शन के K में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन ले रखी है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। लेट मी राइट एन एग्जैक्ट रिएक्शन वेयर HI इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2 प्लस I2। ये मैंने एक रिएक्शन ले रखी है। आप ध्यान दें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 2 मोल HI ले रखा है, ये 2 तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। हाँ, मैं 2 मोल HI ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट प्रेजेंटली जो 2 मैंने यहाँ पे दिखा रखा है वो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। मींस उसकी बैलेंसिंग के दौरान उसके नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं मैंने। अब मैं स्टार्टिंग पे HI कितना लूँ, सपोज कीजिए मैंने लिया 1 मोल। हाँ, तो मैं 1 मोल ले सकता हूँ, मैं 1 मोल ले सकता हूँ। और उस टाइम पे ये दोनों तो कुछ है ही नहीं, 0 है। अब कुछ देर बाद लेट मी कॉल की इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम आने पर इसका कुछ अमाउंट डिसोसिएट हो गया होगा। सपोज कीजिए x डिसोसिएट हो गया, x कह दो या 2x कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं आसान रखने के लिए मैं ऐसा बोल देता हूं कि 2x डिसोसिएट हो गया, तो ये कितना बनेगा, ये x बनेगा। ये कितना बनेगा, x बनेगा। क्यों x बनेगा, क्यों x बनेगा, 2x नहीं बनेगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका 2 मोल जब डिसोसिएट होता है तो इसका 1 मोल बनता है। तो इसका जब x में यहाँ डिसोसिएट करता तो ये x/2 बनता। अभी मैंने इसका 2x डिसोसिएट किया है तो ये x बना। I2 भी x ही बनेगा, क्योंकि इसका 1 मोल बनता है तो इसका भी 1 मोल बनता है, तो इसका x बनेगा तो इसका भी x ही बनेगा। मैं अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इसका एक्सप्रेस करूं, मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम टाइम पे ही ऐसा हुआ कि इसका 2x फुट और ये x बने, तो जो K होगा आपका वो x इंटू x/1 माइनस 2x रेज टू द पावर 2 होगा। अगर मैं स्टार्टिंग में 1 मोल की बजाय 2 मोल ले लूं, 3 मोल ले लूं, 4 मोल ले लूं, हाफ मोल ले लूं, इस K पे कोई बदलाव नहीं आएगा। ये वही रहेगा जो आप 1 मोल लेने पर ऑब्टेन कर रहे थे। बस मैं यही बात बताना चाहता था कि किसी भी रिएक्शन में, ये वो रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन में जब आप उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालते हैं
तो दैट नेवर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सिचुएशन, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग यू कैन से। अगर आप टेम्परेचर बदलेंगे तो ये के पक्का बदलेगा, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बट वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आप रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, और इस पॉइंट को सुनने के बाद, देखने के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी जनरेट होगा, तो उस कन्फ्यूजन को भी हमें साथ साथ यहाँ पे दूर करना है। मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए कि K does not depend on concentration of reactant or pressure of reactant taken, वो कभी भी उस पर डिपेंड नहीं करता। ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया है। अब अगला पॉइंट देखें, आप ध्यान से समझिएगा आप। अगर मैं रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नया के उसका स्क्वायर होता है। मतलब ये मेरे पास एक रिएक्शन थी R कन्वर्टेड इनटू P, मैंने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2R कन्वर्टेड इनटू 2P। 2 से मल्टीप्लाई करने का तो यही मतलब होता है, 2R कन्वर्टेड इनटू 2P। अब मैं इसका K अगर एक्सप्रेस करूं यहाँ पे, तो ये K होगा कंसंट्रेशन ऑफ P रेज टू द पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ R रेज टू द पावर 2। मतलब लेट मी राइट दिस एज K डैश। तो मतलब जो K डैश होगा वो एक्चुअली K का स्क्वायर होगा। चलिए एक एग्जांपल लिखता हूं मैं और उस एग्जांपल से आपको ये बात समझाता हूं। ये मेरे पास एक रिएक्शन है H2 plus I2 and that is giving me 2HI, और इसका K वैल्यू है 2। वैसे ही हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख रहा हूँ। अब मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मीन्स 2H2 प्लस I2 गिव्स 4HI। तो इसका जो K वैल्यू होगा वो डेफिनेटली 4 होगा। क्यों? रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो K जो है वो इस वैल्यू का स्क्वायर बन गया। आप कहेंगे सर अभी तो बोलते थे आप कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे K डिपेंड नहीं करता, तो K तो कांस्टेंट बना रहेगा, वो तो सिर्फ तब बदलेगा जब आप T बदलेंगे। तो क्या आपने यहाँ T बदला है? तो मैं कहूँगा नहीं, मैंने यहाँ T नहीं बदला, मैंने यहाँ T नहीं बदला। फिर आप कहेंगे अच्छा जी, यहाँ इतना जोर लगा रहे थे कि K बदलेगा T बदलने पे, अब कह रहे हो कि T बदला नहीं है, फिर K आपने कैसे बदल दिया? तो आप यहाँ पे पढ़ें, अगर मैंने कहीं लिखा हो K does not depend on concentration of reactant or pressure of reactant taken in a particular reaction। अभी पूरा कर देता हूँ, बोला जरूर होगा पहले कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए K नहीं बदलता। तो आप कहेंगे सर क्या ये दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, दोनों अलग अलग हैं। इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 112 हैं, जबकि इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 224 है। तो आप इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को एक जैसा समझने की गलती मत करें। हाँ ठीक है, रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट वही है, बट रिएक्शन का नेचर कुछ डिफरेंट है। इसका K और इसका K सेम होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था। हाँ, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जब भी आप K निकाल रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में H2 की कंसंट्रेशन कुछ भी ले लीजिए, K आपका 4 ही आएगा। या इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप H2 की कंसंट्रेशन इनिशियल कुछ भी ले लीजिए, 1 मोल 2 मोल 4 मोल 5 मोल, तो आपका K 2 ही आएगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का K टेम्परेचर पे बदलता है, कंसंट्रेशंस पर डिपेंड नहीं करता। या इस पर्टिकुलर रिएक्शन का K टेम्परेचर बदलने से बदलता है पर्टिकुलरली, एंड कंसंट्रेशंस ऑफ H2 या I2 पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करते हुए भी मैं समझाऊंगा। रादर अभी थोड़ी देर में एक न्यूमेरिकल डाल के आपको ये बात समझाऊंगा।
और क्लियरली, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप एक बार समझें यहाँ पे कि किस तरह से हमें के को रिप्रेजेंट करना है किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। उस रिएक्शन में जो आपको नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में दिए गए होंगे क्वेश्चन के अंदर, आप उसको नहीं बदलेंगे, आप उसको अपनी मर्जी से चेंज करके अगर के निकालेंगे तो के पक्का बदल जाएगा। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन में के टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा, कंसंट्रेशंस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर आप रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को बदल देते हैं, मींस उस रिएक्शन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर के बदलेगा और वो नए के का स्क्वायर होगा अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो के उसका क्यूब बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करता, 3H2 + 3I2 गिव्स 6HI, तो जो के होता वो 2 का क्यूब यानी कि 8 होता। ओके, ये नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बदल दूं, मींस उस रिएक्शन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नया के पुराने वाले का स्क्वायर होगा। और अगर मैं रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दूं, मींस हाफ आर गिव्स हाफ पी कर दूं, तो जो नया के बनेगा वो स्क्वायर रूट बनेगा। या मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो नया जो के बनेगा वो क्यूब रूट बनेगा। चलिए एक बात और समझते हैं, बस वो के फीचर को जानने की एक और इम्पोर्टेंट बात रहेगी। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, मैं वैसे एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2N2O5 कन्वर्टेड इनटू 4NO2 + O2। ये मेरे पास एक रिएक्शन है और मुझे पता है ये रिएक्शन 2 रिएक्शंस का एडिशन है, या मैं कहूँ 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। जैसे होता क्या है इसमें, N2O5 NO2 + NO3 में बदलता है और NO3 फिर N2O5 से रिएक्शन करता है और 3NO2 + O2 में बदलता है। तो ये 2 रिएक्शंस हैं। इस रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं। सपोज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। मैंने दोनों रिएक्शंस को ऐड किया है। जब मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूं तो वो वही थर्मोडायनेमिक्स वाली कहानी याद कर लो। इन दोनों के रिएक्टेंट्स को ऐड कर दूंगा, इन दोनों के प्रोडक्ट्स को ऐड कर दूंगा, जो कैंसिल होना है वो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास यही रिएक्शन बन जाएगी। और इसका मैं अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखना चाहूँ K, तो वो इन दोनों स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट होगा, K1 × K2। मीन्स किसी भी 4 या 5 रिएक्शंस को ऐड करते हैं आप, तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होके जो प्रोडक्ट देंगे वो उस टोटल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। ये सिंपल सी बात आप एक यहाँ पे याद रखें। एक लास्ट बात और याद रख लें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या बदलेगा जब मैं कैटलिस्ट डालूंगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में भी मैं पढ़ा के आया हूँ ये बात की जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं डालता। रादर मीन्स जो भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट बनने होते हैं वो उतने ही बनते हैं कैटलिस्ट डलने पर भी, बस जल्दी बनते हैं। तो के तो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, जो जल्दी बने या मुश्किल से बने, स्लो बने या फास्ट बने, उससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्टिंग इस के का, किसी भी रिएक्शन के का कैटलिस्ट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कोई असर नहीं पड़ने वाला। किसी भी रिएक्शन का के वही रहेगा, आप चाहे उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए कोई कैटलिस्ट डालें या ना डालें। चलिए एक और छोटी सी अजीब सी बात मैं आपको बता के आगे बढ़ूंगा। एक रिएक्शन रिप्रेजेंट करता हूं, पहले देखिए, उसके बाद मैं अपनी उस बात को बताना शुरू करूंगा। ये भी के का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा हमारे सामने। ये मेरे पास एक रिएक्शन है, PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 + Cl2। मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बता देना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए फिर हम लोग सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को मिक्स करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से सवाल पूछा जाता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का क्वेश्चन 11th क्लास के पेपर में 100% है। 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाना श्योर शॉट है। तो ये मेरे सामने एक रिएक्शन है, मैं इसका
आपके सामने Kp और Kc एक्सप्रेस करूँगा। Kc, दिस वाज PCl3, Cl2 एंड PCl5। ओके, अब मैं इस Kc की यूनिट देखना चाहता हूँ कि इस Kc की यूनिट क्या होगी, मीन्स क्या उसके डायमेंशंस रहेंगे। तो मुझे पता है कि PCl3 जो है वो मोलर कंसंट्रेशन है, यानी कि मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन है। Cl2 की ये कंसंट्रेशन भी वही मोल पर लीटर में ही है, और नीचे PCl5 की भी वही कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ही है। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा जो Kc का यूनिट बनेगा वो मोल पर लीटर बनेगा। मुझे लगता है ये बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं थी। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन समझाया है, और ना भी समझाया तो ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है हमारे लिए। ओके, Kp का यूनिट क्या होगा? तो प्रेशर ऑफ PCl3 लूँगा, प्रेशर की कोई एक यूनिट सपोज एटमॉस्फेयर, Cl2 की कोई एक यूनिट सपोज एटमॉस्फेयर। यूनिट्स तो सारी सेम ही लेंगे आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक की mmHg में लें, एक की एटमॉस्फेयर में लें। तो एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, और Kp का यूनिट क्या होगा? एटमॉस्फेयर। सही है। अगर बाई चांस इस रिएक्शन के अंदर 2PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2 होता, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, वैसे तो हो नहीं सकता ये, बट अगर मैं ABC रिएक्टेंट प्रोडक्ट ले लूँ फिर तो हो ही सकता था, कोई इशू नहीं था। बट मान लीजिए अगर ये 2 होता तो यहाँ पे ये रेज़ टू द पावर 2 होता, यहाँ पे ये रेज़ टू द पावर 2 होता, तो यहाँ भी 2 बार मोल पर लीटर आया होता, और फाइनली कैंसिल होके आपका Kc यूनिट लेस होता, डायमेंशन लेस होता। एंड यहाँ पे भी एक बार और एटमॉस्फेयर आया होता, और वो Kp आपका फिर दोबारा डायमेंशन लेस हो जाता। या सपोज कीजिए ये यहाँ 3 होता, या यहाँ 4 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, कुछ इस तरह की हाइपोथेटिकल रिएक्शन होती। तो हर रिएक्शन के लिए जो Kp का यूनिट था या जो Kc का यूनिट था वो बदलता रहता। तो हमने उस यूनिट को यूनिफॉर्म रखने के लिए, उस यूनिट्स को एक जैसा रखने के लिए हमने उसे डायमेंशनलेस बना दिया। ये कैसे डायमेंशनलेस बना दिया? तो डायमेंशनलेस कैसे बनाया जाए उन यूनिट्स को? तो ऐसा सजेस्ट किया गया कि जो यहाँ पे मैं कंसंट्रेशंस लिख रहा हूँ, उन कंसंट्रेशंस की बजाय मैं यहाँ एक्टिविटी लिखना शुरू कर दूँ। एक्टिविटी लीजिए, ये दोबारा से वही रिएक्शन लिख रहा हूँ एक बार, PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2, और मुझे जब इसका K रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे एक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट लिख दूं। और वो कैसे बनाऊं मैं? जैसे मान लो मुझे PCl3 की कंसंट्रेशन गिवन थी 0.2 मोल पर लीटर इक्विलिब्रियम टाइम पे, 0.2 मोल पर लीटर इक्विलिब्रियम टाइम पे मान लो हमें कंसंट्रेशन गिवन थी, तो मैं इसी को मोल पर लीटर से डिवाइड कर देता हूँ, जिससे मेरा आंसर बन जाता है 0.2। ये एक्टिविटी है। या प्रेशर के फॉर्म में बात करूं, मान लो मुझे ये कहा गया कि इक्विलिब्रियम टाइम पे PCl3 का प्रेशर 0.2 एटमॉस्फेयर है, तो इस 0.2 एटमॉस्फेयर को मैं एटमॉस्फेयर से डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरे पास उसकी एक्टिविटी या एक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिव प्रेशर बन जाता है 0.2। हम सोचने लग जाते हैं, अच्छा जी अगर मुझे PCl3 mmHg में दिया होता, सपोज कीजिए 360 mmHg, तो क्या मैं उस 360 mmHg को 1 एटमॉस्फेयर से या 760 mmHg से डिवाइड कर दूंगा? तो मैं ये कहूँगा कि देखो, आपको जो ये एक्टिव प्रेशर बनाना है या एक्टिविटी बनानी है, उसमें आप प्रेशर को हमेशा एटमॉस्फेयर में ही पुट करें। अगर आप एटमॉस्फेयर के अलावा mmHg में पुट करते हैं, सॉरी ये एटमॉस्फेयर पे कर रहा था, तो यहाँ 1 से या 1 एटमॉस्फेयर, तो वो कैंसलेशन नहीं होगा। मीन्स आपको mmHg का प्रेशर यूज़ नहीं करना, आपको एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही यूज़ करना होगा यहाँ पे एक्टिव प्रेशर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के लिए। तब आपका जो यूनिट होगा वो कुछ नहीं होगा, मीन्स जो K होगा वो डायमेंशनलेस होगा। हमें समटाइम ऐसा लगता है कि ये किस चक्कर में पड़ गए जी हम कि यूनिट कैंसिल करें। क्यों यूनिट कैंसिल करें? कर लेंगे कैलकुलेट, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स पता होंगे तो ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हाँ, डेफिनेटली
ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है कि हम के का यूनिट कैलकुलेट कर नहीं सकते। रादर हम कुछ क्वेश्चंस भी बुक में देखते हैं जहां के आंसर को विद यूनिट्स रिप्रेजेंट किया गया है। बट मैं फिर भी कहूँगा ये सजेस्टिबल नहीं है। क्लास 12th के अंदर भी हमें कई टॉपिक पढ़ने और फ्यूचर में भी केमिस्ट्री कई जगह पढ़नी होती है जहां हम ज़्यादा फेवर करते हैं कि जो के का वैल्यू हो वो हमारे पास डायमेंशनलेस ही हो। मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको इस पॉइंट को पूरी तरह से दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को देखें आप। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 into PCl3 and Cl2 एट इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया हुआ है। प्रेशर्स गिवन है PCl5 का, PCl3 का और Cl2 का। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड के एक्सप्रेस कर देता हूँ और Kp ही एक्सप्रेस करूँगा क्योंकि मुझे प्रेशर्स गिवन है। तो प्रेशर ऑफ PCl3, प्रेशर ऑफ Cl2 बाई प्रेशर ऑफ PCl5, ये सभी के प्रेशर्स पुट करने हैं मुझे यहाँ पे, और वो मुझे दे भी रखे हैं। मुझसे बोला तो क्या Kc निकालना है, Kp निकालना है, बट क्योंकि मुझे प्रेशर्स गिवन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम टाइम पे, तो मैं डेफिनेटली Kp ही निकालना पहले पसंद करूँगा। तो Kp का वैल्यू होगा प्रेशर ऑफ PCl3 प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ PCl5। ये सब इक्विलिब्रियम टाइम पे ही गिवन थे। मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ तो ये ज़्यादा समस्या नहीं लग रही मुझे। 133.3 थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट आ रहा तो आप देख लेना। Kp ये मैं अपने आंसर को रिपोर्ट कर देता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, ये प्रेशर्स जो हैं वो मुझे mmHg में गिवन है। तो mmHg में गिवन है तो ये mmHg, ये mmHg, ये mmHg, एक mmHg से mmHg कैंसिल होगा। इसका यूनिट मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लिखना है mmHg। क्या ये गलत है? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है। ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। Kp 133.3 mmHg आपका आंसर आ गया। लेकिन फिर वो बात कहाँ गई कि हमें तो K को डायमेंशनलेस लिखना था। तो K को डायमेंशनलेस बनाया गया है कुछ वजहों से। आप बिना कन्वर्ट किए उस बिना डायमेंशनलेस बनाए अगर K को रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है कहीं से भी, बट फैशन में नहीं है, कन्वेंशनल नहीं है। जनरली हम फेस करते हैं ये पॉइंट लिखा हुआ कि K डायमेंशनलेस होता है। कोई क्वेश्चन भी पूछ ले कि K का क्या यूनिट है तो आप यही बोलेंगे कि K डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पे आप अगर इस डायमेंशन को हटा के 133.3 लिखते हैं तो वो क्वेश्चन आपका पक्का गलत है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटी आपको पुट करनी है यहाँ पे, तो एक्टिविटी पुट करते हुए प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में ही होना चाहिए, और उस एटमॉस्फेयर को जब आप 1 एटमॉस्फेयर से डिवाइड करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू 1 एटमॉस्फेयर रिपोर्ट करते हैं, सो प्रेशर ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर वही आपका एक्टिविटी या एक्टिव मास होता है। तो बेटर होगा आप इसको 200/760 एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दें, अगेन 200/760 इसको भी एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दें, और इसको भी एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दें। अब जो आपके पास वैल्यू आएगा वो वैल्यू आप विदाउट डायमेंशन एक्सप्रेस कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डायमेंशन एटमॉस्फेयर लिख देते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ दिक्कत नहीं है, बट वो आउट ऑफ फैशन है, आप गलत करार दिए जा सकते हैं क्योंकि आप फैशन से दूर जा रहे होंगे, कन्वेंशन यूज़ नहीं कर रहे होंगे। कन्वेंशन यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कन्वेंशनली डिसाइड कर दिया गया बाइक चलाते हुए आप लेफ्ट साइड पे चलाएंगे, अब आप राइट पे चलाएंगे तो आप फंसेंगे। कैसे फंसेंगे वो आप समझ जाओ, आप पार भी निकल जाएं और आप फंस भी जाएं, तो दोनों सिचुएशंस आ जाती हैं। इसलिए कन्वेंशंस ओबे करना जरूरी रहेगा, और Kp को हम मोस्ट ऑफ द टाइम डायमेंशनलेस एक्सप्रेस करेंगे। तो फिर यहाँ जो प्रेशर्स मुझे पुट करने होंगे, आई एम बाउंडेड टू पुट देम इन एटमॉस्फेयर। और अब मैं एक आपको पुरानी बात भी याद दिलवा देता हूँ। जब Kp Kc का रिलेशंस में आपको समझा रहा था, और यहाँ सवाल में भी बोला हुआ है Kp Kc में रिलेशन आप बताइए क्या होगा, तो आपको मैंने वो रिलेशन बताया था कुछ ऐसा, Kp दैट इज इक्वल टू Kc RT रेज़ टू द पावर डेल्टा n। देखिए, तो अब आप Kp की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं और Kc की निकालना चाहते हैं। R की वैल्यू आपको पता है, आप बाउंडेड थे, 0.0821 ही लेना है। क्यों? आप समझ जाओ अब, क्योंकि यहाँ Kp में जो प्रेशर्स पुट कर रहा हूँ वो मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं एटमॉस्फेयर में ही पुट करूँगा, मैं mmHg में या किसी और यूनिट में पुट नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे R की वैल्यू फिर वो लीटर एटमॉस्फेयर वाली ही लेनी थी। T टेम्परेचर इन केल्विन है, तो यहाँ किसी रिएक्शन के अंदर दिया होगा, मैंने नहीं दिया तो गलती है, मुझे T बताया जाएगा वहाँ पे। और डेल्टा n वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सो 2 - 1, तो डेल्टा n का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। T आपको जो भी दे रखा हो, R की वैल्यू दे रखी होगी, तो आप यहाँ से Kc को आराम से सॉल्व कर देंगे Kp का पता होने के बाद।
एक आखिरी बात और समझिए आप यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिखा, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। मान लीजिए मैंने PCl5 के डिकम्पोजिशन का K वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, अभी कर भी रहा था मैं, और वो मैंने कर लिया। सपोज कीजिए वो K का वैल्यू Kp या Kc कोई भी समझ लीजिए, वो मान लो 4 आ गया। क्या होगा अगर रिएक्शन को उल्टा कर दूं, टेम्परेचर सेम रखूं, तो देखिए जो K होगा वो ऊपर वाली रिएक्शन का इन्वर्ट हो जाएगा। इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन K गेट इन्वर्स्ड। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन में पूछ रखा था फाइंड Kc एंड Kp फॉर डिकम्पोजिशन, अगर वो फॉर फॉर्मेशन पूछ लेता और आप इस रिएक्शन से इसको सॉल्व करते, तो आप जस्ट उस Kc को इन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप K को इन्वर्ट करेंगे, सॉरी रिएक्शन को रिवर्ट करेंगे, तो K आपका इन्वर्ट हो जाएगा। ये वहीं मुझे पीछे K का फीचर बताना चाहिए था बट बाई चांस मिस हो गया। तो अब आप उसको ध्यान रखिएगा कि अगर रिएक्शन को रिवर्ट किया जाएगा तो K डेफिनेटली इन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने न्यूमेरिकल्स के एरिया को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी स्टिल कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया कितनी तरह से होते हैं, और कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे प्रेडिक्ट की जाती है। ये सब कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ने के बाद हम पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स में एंटर करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। गुड बाय।